अध्याय 9 देख रहे हैं। शहरी क्षेत्र में आजीविका। गांव और शहर का हमने काफी डिफरेंस देख लिया, बात कर ली। अब शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, यानी पैसे कैसे कमाते हैं, या ये कहें कि रोटी कैसे खाते हैं। यहां आप एक शहर का चित्रण देख रहे हैं और इस चित्रण के बारे में हम डिस्क्रिप्शन लेंगे और फिर जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि एक एक आदमी की लाइफ देखेंगे, तब हमें पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली आजीविका के जरिए क्या हैं शहरी क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज में। तो भारत में 5,000 से ज्यादा शहर है, सिटीज। काफी सारे हमारे महानगर हैं, मैं इनको नंबर यहां नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये नंबर चेंज हो गए हैं। जैसे आप देखें, कम से कम 46 हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जिनको हम मेट्रो कहते हैं। और इसी में मतलब 46 में जो 8 सिटीज हैं वो मेगा सिटीज हैं। बाकी जो कितनी बचती हैं 38, ये मिलियन प्लस सिटीज है। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख से ज्यादा जहां पॉपुलेशन है उन्हें हम सिटीज, जो मेट्रो सिटीज कहने लगते हैं, 10 लाख से ज्यादा। और फिर जब उसमें उससे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो हम उन्हें मेगा सिटीज कहने लगते हैं। जैसे मेगा सिटीज 4 हम बहुत पहले से सुनते आए हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। लेकिन इसके अलावा बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत, इसको और जोड़ दीजिए। फिर इसके अलावा और जो बाकी 38 है यहां देखिएगा, ये सारे नाम हैं। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसे शहर, कई ऐसी सिटीज इसमें नहीं है जो कि स्टेट्स की राजधानी है। जैसे अगर आप यहां पर देहरादून ढूंढने निकले, देखिएगा, अगर आपको देहरादून दिखे तो देहरादून जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है वो नहीं है इसमें अभी। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी या लोग, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कोई सिटी बनती है, तो फिर लोग वहां आते हैं और रहते हैं, क्योंकि यहां रोजगार के उन्हें साधन मिलते हैं, पैसा कमाने का जरिया मिलता है, अपने घर को पालने का एक मौका मिलता है। तो यहां कहानी यहां से शुरू हो रही है, एक महिला की कहानी है। एक महिला की कहानी है यहां पर, और यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। तो कौन बोल रहा है ये? जिन महिला की हम बात कर रहे हैं उनकी मौसेरी बहन इस शहर में रहती है, जिस शहर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ा शहर है ये। और जब वो यहां पर आई, तो जब ये महिला यहां पर आई तो जो उनकी मौसेरी बहन है वो उन्हें बाहर ले गई। अब जैसी वो बाहर गई शहर में, तो उन्होंने देखा शहर में काफी चहल पहल है, काफी लोग सब्जियां बेच रहे हैं, कई रेड़ी पटरी मतलब होता है जैसे ठेला गाड़ी पे जो चीज बेचते हैं लोग, सुबह लगाते हैं दुकान, शाम को घर ले जाते हैं। तो रेड़ी पटरी वाले जिसमें सब्जियां बेचते हैं, जैसे टमाटर, गाजर, खीरे और भी जो सब्जियां बिकती हैं, उसको बेचने में, सजाने में, क्योंकि सुबह का वक्त था, सुबह उसे सजाने में व्यस्त थे। इसके अलावा एक फुटपाथ पे एक फूल वाली महिला बैठी हुई थी, वो फूल अपने सजा रही थी। और इन्होंने, यानी जो हीरोइन है हमारी आज की स्टोरी की, और उनकी जो बहन है, उन्होंने लाल और पीला गुलाब खरीदा। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग अखबार बेच रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह का समय था, तो अखबार को पढ़ने के लिए काफी लोग वहां पर घिर भी गए थे, मतलब जानना चाहते थे कि क्या नई खबर है। और बसें बहुत गुजर रही थी, काफी हॉर्न बज रहा था, यानी यातायात के बारे में बताया जा रहा है कि शहर में वातावरण उस तरीके से होता है जिसमें साउंड बहुत आती है, आवाज बहुत आती है। अगर आप गांव जाएंगे तो आपको आवाजें कम आएंगी। यहां पर शहर में बसें हैं, गाड़ियां हैं, कारें हैं, ट्रैम है, मेट्रो है, सब चलती है। इसके अलावा बच्चे, क्योंकि सुबह का समय है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जब जा रहे हैं तो ऑटो रिक्शा में बहुत सारे बच्चे एक साथ स्कूल में जाते हैं, तो ठसाठस भरे होते हैं। कोई मौका नहीं है, क्योंकि माँ बाप या बाप नौकरी पे जाता है, तो बच्चों को छोड़ने के लिए ऑटो रिक्शा का अमूमन इस्तेमाल करते हैं। मोची भी दिख रहा है, नाई भी है, जो हमारे डेली हम जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं वो लोग यहां पर दिख रहे हैं। एक औरत है जो ठेला गाड़ी, मैंने जैसे बताया, एक ठेला होता है जिसको हाथ से ठेलते हैं, या इसे कहें उसे,
बढ़ाते हैं, वहां पर उस ठेला गाड़ी में प्लास्टिक का सामान उसने रखा है, बोतलें हैं, डिब्बे हैं, बहुत सारी बॉलों की पिन है, चिमटियां हैं, यानी प्लास्टिक के काफी सारे सामान हैं। इसके अलावा एक बंदा और भी है जो साइकिल में सब्जियां बेचने के लिए निकला हुआ है, घर घर पे जाएगा, वो आवाज लगाएगा और लोग इनसे, बच्चे से या आदमी से सब्जियां खरीदेंगे। रिक्शे वाले एक कतार में खड़े हुए हैं, एक लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो क्योंकि बहुत सारे रिक्शे हो जाते हैं, तो जैसे ये रिक्शा खड़ा हुआ है तो दूसरा रिक्शा यूं खड़ा हो जाएगा, तीसरा यूं खड़ा हो जाएगा, तो ये लाइन से खड़े हो जाते हैं, जो आता है वो पीछे लग जाता है, फिर नंबर आता है, तो आप जाएंगे तो ये वाला नंबर वाला आपको लेके आपके डेस्टिनेशन पे जाएगा। ये रिक्शों की कतार आप देखते हैं, ऑटो रिक्शा या फिर साइकिल रिक्शा, इन सब की कतार आप शहर में अमूमन देखते हैं। अब उनको जाना था बाजार, जिनके बारे में बात कर रहा हूं, वो 2 किलोमीटर करीब बाजार दूर था। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बच्चू मांझी, एक रिक्शे वाले साहब हैं, इनकी थोड़ी कहानी बताना चाहता हूं। थोड़ा ऐसे इस तरीके से समझिएगा कि यहाँ पर ये क्या करते हैं या कैसे आए। तो बिहार से बच्चू मांझी साहब आए हैं और वहां वो मिस्त्री का काम किया करते थे। तीन बच्चे हैं इनके, और क्योंकि बीवी है, 3 बच्चे हैं, इनके पास जमीन नहीं है, मिस्त्रीगिरी का काम हमेशा तो मिलता नहीं, उतनी कमाई नहीं हो पाती थी, उसके कारण वो यहाँ शहर में आए। उन्होंने यहाँ पर एक पुराना रिक्शा खरीदा, इसे हम रिक्शा कहते हैं। जो ऑटो रिक्शा वो होता है जिसमें मोटर लगी होती है, इसमें मोटर नहीं है, तो ये इसको रिक्शा कहते हैं केवल। यहाँ से इन्होंने रिक्शा लिया, पैसे किश्तों पे चुकाए, और फिर ये काफी साल पहले की बात है, बस स्टॉप पे ये खड़े रहते हैं, ग्राहक आते हैं, जहां ये बोला जाता है इनको, ये छोड़ते हैं। तो करीबन 6 किलोमीटर के आसपास वो चलाते हैं, शहर की एक कॉलोनी में आसपास 6 किलोमीटर तक ये चले जाते हैं। 5 से 10 रुपए इनको मिल जाते हैं हर एक भाड़े पर। और कभी जब इनकी तबीयत खराब हो जाती है तब बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उस समय ना कोई देखने वाला होता है, ना इनकी कोई कमाई का जरिया है। ये अपने दोस्तों के साथ ही किराए के कमरे में रहते हैं, फैक्ट्री में इनके दोस्त काम करते हैं। रोज ये 80 से 100 रुपए कमा लेते हैं मांझी साहब। 50-60 रुपए तो इनको खर्च करने होते हैं खाने पीने रहने में, बाकी ये बचा लेते हैं जो ये अपने परिवार के लिए भेजेंगे। एक साल में ये 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने चले जाते हैं और पैसा भेजते हैं, और उसी पैसे पे ये जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे, और जब आप इनसे जब वो करते हैं ना मोल भाव, अरे नहीं भैया उतने दूर जाने के इतने थोड़ी लगते हैं, इसने अगर 50 रुपये मांगा, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं 30 में जाऊंगा। आप ये सोचिए, जो आप ये 20 रुपये बचा रहे हैं, ये इनके घर के पैसे बचा रहे हैं। अगर आप ये 20 रुपये दे दें इन्हें, तो ये गरीब लोग हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। जो भी अगर जिनकी जेब में पैसा है जो खर्च कर सकते हैं, वो इनके साथ मोल भाव ना करें, मेरी तो रिक्वेस्ट यही है। खैर एनीवेज, बीवी इनकी भी काम करती है, थोड़ा बहुत वो भी कमा लेती है, खेतों पे वो लैंडलेस लेबर की तरह काम करती है। तो ये बात हुई बच्चू मांझी साहब की। अब बच्चू मांझी साहब की जो हमने बात की, इस तरीके के कई लोग आपको शहर की सड़कों पे दिख जाएंगे, चाहे वो चीजें बेच रहे हों, उनकी मरम्मत कर रहे हों, या कोई सर्विस दे रहे हों। वो अपना खुद का स्वरोजगार चला रहे हैं, यानी आपका खुद का काम कर रहे हैं, क्योंकि या तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा, या रोजगार नहीं लेना चाहते, या फिर ये कहें कि वो सारे काम उनको वो नहीं कर सकते जिसके लिए उनको पढ़ाई लिखाई या कोई एक कहें कि स्किल चाहिए होती है। इनकी दुकानें बेचारों की अस्थायी होती है, जैसे ठेला गाड़ी वगैरह मैंने बताया आपको। कभी कभी बेचारे ये गत्ते वत्ते पे बैठ के या फिर दिन भर खड़े खड़े भी गुजार देते हैं चीजें बेचने के लिए। आप देखिए ये हालात है किसी एक गांव के, किसी एक गांव के लोग जब शहर आते हैं और वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके से उनकी जिंदगी कटती है, वो यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें बेचते हैं, इनका मेन काम होता है भाई किस तरह बिछे और बिके, और क्या वहां पर सिचुएशन हो रही, चाहे वो तिरपाल पे बैठे हैं या तिरपाल उनके ऊपर लगा हो, या फिर प्लास्टिक चढ़ा लें अपने घर पे या फिर दुकान पे, ये सब केवल व्यवस्थाएं हैं। इनका काम ये है कि बस किसी तरीके से इसका रोजगार चले। अब पुलिस क्या करती है उस इलाके की, कभी कभी इनको हटा देती है, क्योंकि इनके पास कोई सुरक्षा तो होती नहीं है, और जरूरी ये है कि ये उन जगह पे खड़े हों जहां पर इनके सामान की बिक्री हो। जहां पर सामान की बिक्री होती है वहां पर अमूमन भीड़ होती है। अब भीड़ में बहुत सारे अगर लोग आ जाएं सामान बेचने के लिए, तो वहां पर और भीड़ हो जाएगी। तो पुलिस अपना काम करती है, पुलिस कोई गलत काम नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत काम कर रही है, वो इनको हटाती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप बहुत सारे, अब देखिए इस जगह पे आप कहीं कुछ आ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ जा सकते। तो यहाँ पर ये भीड़ कम करना जरूरत हो जाती है। तो जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, या ये जो लोग काम करते हैं, वो अपने घर में सारे काम, बेसिक काम कंप्लीट करके आते हैं। जैसे सड़कों पर जो नाश्ता बेचते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि नाश्ता वगैरह जो है वो घर पे बना लेते हैं, उससे फिर वो बेचने निकलते हैं। मैं एक शहर का नाम लेता हूँ, अहमदाबाद। आपने देखा कि वो भी एक बड़े सिटीज में आता है। तो इसका जब सर्वेक्षण किया गया अहमदाबाद,
गुजरात का एक शहर है, तो वहां पर 12% से ज्यादा लोग ये सड़कों पे काम कर रहे हैं। 12%, मतलब 100 में से 12 लोग, हर 100 में से 12 लोग सड़क पर काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे ठेला लगाते हैं। अब यातायात से होता ही है, देखिए होता ये है कि अगर मान लीजिए इन्होंने ठेला लगा लिया, अब ये फुटपाथ है, ये मान लीजिए फुटपाथ है, इन्होंने यहां लगा लिया ठेला, तो यहां पर आने जाने वाले लोग कैसे जाएंगे? अब इतने सारे लोग बेचने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ये रोड है, रोड के बगल में फुटपाथ होता है। आपने कभी फुटपाथ देखा नहीं होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि लोग यहां पर आके चीजें बेचने लगते हैं। तो ये इनकी मजबूरी है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब हम इनको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर आने जाने वाले लोगों को, या कोई भी ऐसे काम है, जैसे यहाँ दुकान है, उस दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये बेचारा दुकान वाला भी बोलता है हटो यहां से, सामने से। तो कहने का मतलब ये है कि यातायात के लिए एक तरीके से रुकावट हो जाते हैं, लोगों के आने जाने के लिए रुकावट हो जाते हैं, तो इनको यहां से हटा दिया जाता है फोर्सफुली। लेकिन कई संस्थाओं ने प्रयास किया है कि देखिए ये भी तो अपनी रोजी रोटी कमाने ही आ रहे हैं, ये यहाँ पर जिंदगी भर जमने तो आ नहीं रहे हैं, इनको यहाँ रहना तो नहीं है, जगह घेर तो नहीं रहे हैं, ये केवल अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो कई संस्थाओं ने यह प्रयास किया और उस प्रयास में वो सक्सेसफुल भी हुए कि भाई कोई ऐसा, जैसे ये एक जगह बना दी गई, इस जगह पे आप रेहड़ी पटरी लगाइए और यहाँ पर लोग आएंगे, आपसे खरीदेंगे, आप कहीं भी मत खड़े हो जाइए, किसी भी जगह जाके अपना ठेला लगा लें, किसी भी जगह जाके अपने सामान बेचने लगे, ये सही नहीं है। ये इस तरीके से अभी हुआ है। अब सुझाव इस तरीके से है कि जो फुटपाथ और ठेले हैं, उनको एक जगह तय करके दे दी जाए कि वो किस जगह पे जाके इसे बेचेंगे, और खुले रूप से वो आ जा सकें। यानी इस जगह पे उनको ना पुलिस का डर हो, उनके पास बाकायदा लाइसेंसेस हो कि भाई वहां बेच सकते हो, और बाकायदा इनको मैनेज करने के लिए समितियां बनाई जाएं, और इस समिति में यही लोग हों, ये मेंबर्स हों जो लोग बेचारे रेडी पटरी वाले हैं, यहाँ पर बेचने आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है कि इन लोगों को किसी तरीके से खदेड़ा ना जाए, इनको हीन भावना से ना देखा जाए, कोई भी इनका सामान उठा के ना फेंक दे, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा। और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। यहां तक की बात हो गई। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। कहानी ऐसे बढ़ रही है कि बाजार पहुंचते हैं। अब बाजार में जैसे ये पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्योंकि त्योहार का समय है, बड़ा भीड़ भाड़ वाला समय है, मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली, ये सारे सामान ये हमारी जो 2 महिलाएं हैं वो देख रही हैं। अब जो हमारी पिक्चर की हीरोइन है, ये हमारी कहानी की हीरोइन है, उसकी जो बहन है, उसने दांत के डॉक्टर से वो ली थी, अपॉइंटमेंट ली थी। अब उसने दांतों का परीक्षण कराया और डॉक्टर ने कहा ऐसा है कि आप कल आइए, मतलब अगले दिन आइए, इसका छेद हम भरवाएंगे। तो डॉक्टर्स के यहाँ से जब ये लोग मिल लिए, फिर ये कपड़ों के शोरूम में गए और सिले सिलाए कपड़े ये खरीदना चाहते थे। 3 मंजिल वाले एक शोरूम में गए, 3 मंजिल थी, और हर एक मंजिल पे अलग अलग तरीके के कपड़े बिक रहे थे। तो ये बाजार में जैसे पहुंचे तब की कहानी है। अब बड़ी दुकान में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर ये हरप्रीत है, एक और नाम मैं लूंगा, वंदना, वो अभी आएगा, लेकिन हरप्रीत के बारे में सुनिए। हरप्रीत ये कहते हैं कि मेरे इनके जो पापा और चाचा है, उनकी छोटी सी दुकान थी। इतवार को, यानी कि संडे को, त्योहार के समय, ये जो हरप्रीत हैं और उनकी मदर ये काम करते थे। जब हरप्रीत ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब हरप्रीत की जो पत्नी है, हरप्रीत की पत्नी, उसका नाम है वंदना, और हरप्रीत, ये दोनों शोरूम चलाते हैं। वंदना की जहां तक बात है, ये वंदना है। वंदना की बात ये है कि ये कहते हैं कुछ साल पहले जो ये शोरूम था इन्होंने खोला, ये एक ड्रेस डिजाइनर भी है, ये शी इज अ ड्रेस डिजाइनर, और काफी अच्छे कपड़े बनाती हैं। कपड़े बनाने की इन्होंने पढ़ाई भी कर रखी है। लेकिन क्योंकि आजकल सिले सिलाए कपड़े लोग ले लेते हैं, रेडीमेड कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं, कपड़ा लेके बनाना, उसको सिलवाना, ये सब काम नहीं करते लोग, जाते हैं सीधा खरीद के ले आते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडीमेड कपड़े। तो अब इनका ध्यान ये रह गया कि हम जरा रेडीमेड कपड़ों को अपनी दुकान में लगा के रखें। तो बहुत जगह से ये सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल ये मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से ये मंगाते हैं। अब कुछ सामान ये दिल्ली के पास के शहर जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी मंगाते हैं, और कुछ कपड़े ये विदेशों से भी, मतलब फॉरेन से भी, विदेशों से भी मंगाते हैं। अब ये शोरूम जो है, ये इसमें काफी सारी चीज करनी पड़ती है। पहली चीज तो इनको अखबारों में, सिनेमा में, टेलीविजन, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देने पड़ते हैं। इन्होंने जो शोरूम दे रखा है वो किराए पर ले रखा है, उसका भी पैसा इनको देना पड़ता है, क्योंकि मुख्य बाजार में है। ये मुख्य बाजार में रहेंगे तभी तो चीज बिकेगी। ये व्यापार इनका काफी बढ़ गया है, और इन्होंने एक कार खरीद ली है और साथ में एक फ्लैट भी है इनके पास। तो ये जितनी मेहनत कर रहे हैं दोनों मिलके, इनके पास कार भी आ गई है, फ्लैट भी आ गया है। तो हरप्रीत और वंदना की तरह आप देखेंगे
कि शहर में कई लोगों की छोटी और बड़ी दुकानें हैं, कई अलग अलग तरीके की दुकानें हैं, और ज्यादातर व्यापारी और जो दुकानदार है व्यापार करने के लिए अपनी दुकान को खुद ही संभालते हैं, किसी दूसरे को नौकरी पे नहीं रखते, किसी को मैनेजर रख लेते हैं। और ये पक्की दुकानें होती हैं, ये जितनी दुकानों की मैं बात कर रहा हूं, और जो पक्की दुकानें होती हैं, नगर निगम की बाकायदा इनके पास लाइसेंस होता है कि ये दुकान चला सकते हैं, और ये नगर निगम डिसाइड करता है कि कौन सा दिन होगा जिस दिन यहां पर छुट्टी होगी, यानी कि बाजार में किस दिन छुट्टी होगी ये नगर निगम डिसाइड करता है। जैसे बुधवार का दिन यहां पर तय है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी दफ्तर है, बैंक है, कुरियर है, बहुत सारी चीजें जो जो इंसान की जरूरत होती है वो सारे यहां पर आपको अलग अलग दुकानों में चीजें मिल जाएंगी। अब होता यह है, कहानी हमारी आगे बढ़ रही है, ये जो हमारी हीरोइन है उनको अपने कपड़े में जरी का काम करवाना है, जिसको इनको बड़े खास मौके पर पहनना था। तो उनकी बहन जो थी, जो इसी शहर में रहती है, उन्होंने कहा कि ऐसा है, निर्मला के पास चलते हैं। निर्मला को मैं जानती हूं, निर्मला के जो पड़ोसी हैं जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। तो अब वो फैक्ट्री में काम करती है, तो फैक्ट्री उससे मिलने जाने लगे। जैसे ये बस में बैठे, बड़ी मुश्किल से इनको जगह मिली, खचाखच बस भरी हुई थी। अब जो हमारी जो हीरोइन है वो सोचती हैं कि यार ये क्या है, लोग कैसे ऐसे रोज सफर करते हैं, इतनी भीड़ भड़क्के में खड़े होने की जगह नहीं, निकलने की जगह नहीं। तो बड़ा इनको अजीब सा लगता है। लेकिन इसी तरीके से शहर के लोग, खासतौर पे जो मेगा सिटीज़ हैं उसके लोग, इनकी ये नॉर्मल ज़िंदगी है जो हमें अलग सी लगती है। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कुछ लोग इस तरीके से बैठे हुए एक चौराहे पर, और ये इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ पर एक स्कूटर में या गाड़ियों में, कारों में लोग आते हैं, इनसे बात करते हैं। वो रेट तय कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हैं लेबर हैं, ये या तो मिस्त्री हैं या कहें कि लेबर्स हैं, और इनको ले जाया जाता है काम करने के लिए सुबह से शाम के लिए, और एक पैसा तय किया जाता है। तो एक रेट तय होता है कि, और सरकार ने रेट तय करके रखा है, मिनिमम मजदूरी तय करके रखी है कि इसके नीचे आप नहीं दे सकते। तो इसे हम दिहाड़ी कहते हैं। एक दिन में जैसे मान लीजिए एक मजदूर 400 रुपये कमाता है, तो ये रेट तय हो जाता है, इसको हम दिहाड़ी कहते हैं। तो ये जो इलाका है, हर एक शहर में आप हर एक जो कॉर्नर पे आप जरूर ये इलाका देखेंगे, इसको हम कहते हैं लेबर चौक। क्या कहते हैं हम इसे? लेबर चौक। यहां पर लेबर लोग जमा होते हैं और ये लोग मजदूरी करते हैं, बोझा ढोते हैं, ट्रकों से सामान उतारते हैं, टेलीफोन की लाइन और पानी की जो पाइप है उसके लिए खुदाई करते हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे ये बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए 100 लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, 50 लोग बैठे हुए हैं। 50 लोग में मान लीजिए 40 चले गए, तो 10 तो अभी भी काम नहीं मिला, 10 लोग बैठे रह जाएंगे दिन भर, उनको कोई काम नहीं मिला। तो ऐसी कई लोग हैं जिनको हमेशा काम नहीं मिल पाता है, यही समस्या यही है। खैर, ये सब बात देखने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी कहानी की नायिका है आगे बढ़ती हैं, वो फैक्ट्री में एंटर करती हैं। बहुत सारे अलग अलग वो विभाग देखती हैं फैक्ट्री, इस कपड़े की फैक्ट्री में वो जा रही हैं। वहाँ पर अलग अलग विभाग है, अलग अलग काम हो रहे हैं, कहीं कपड़े सिले जा रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं कपड़े जो सिल के तैयार हो रहे हैं उनको तय किया जा रहा है, यानी कि उनको फोल्ड किया जा रहा है। तो अलग अलग काम ये देखती हैं कि एक डिपार्टमेंट में कैसे कैसे काम होता है, जहाँ पर वो निर्मला से मिलने पहुंची हैं। अब निर्मला ये हैं, निर्मला ये इन्होंने कहा कि हाँ, मैं कपड़ों पर आपके जरी का, हमारी नायिका के कपड़ों पर जरी का काम करा देंगे। जरी का काम मतलब होता है बड़ा बड़ा महीन काम, एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, उससे कपड़े में और निखार आ जाता है। तो निर्मला जिस कंपनी में काम कर रही है, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर वो दर्जी का काम करती है, सिलाई का काम करती है। और ये जो कंपनी है ये विदेशों के लिए, फॉरेन कह देता हूं इसको, फॉरेन के लिए सामान बनाती है, कपड़ा बनाती है। इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में गर्मी के कपड़े ये लोग निर्यात करते हैं, भेजते हैं। तो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक तो निर्मला बहुत बिजी रहती है। सुबह 9 बजे जाती है, रात के 10 बजे आती है, संडे को भी जाना पड़ता है कई बार। हफ्ते में 6 दिन काम करती है, 6 days शी वर्क। 8 घंटे काम करने के निर्मला को मिलते हैं 80 रुपये। अगर ये एक्स्ट्रा काम करती है तो इसको और मिलते हैं 40 रुपये, जिसे हम कहते हैं ओवर टाइम। तो इतनी मेहनत, इतनी इसमें जद्दोजहद है इस काम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब काम नहीं होता, जब काम कम होता है, तो निर्मला और उसकी जैसी बहुत सारी औरतों को, कारीगरों को, जो कि नियमित नहीं हैं, अनियमित हैं, उनको काम से अलग कर दिया जाता है। इसे कहें ले ऑफ कर दिया जाता है। फिर जैसे ही काम आता है, जैसे रोजगार उनको तब मिलता है जब मालिक के पास या तो बहुत सारा काम आ जाता है, या किसी खास मौसमों में दोबारा, जैसे मैंने बताया कि दिसंबर से अप्रैल के समय इनको फिर से ज़रूरत पड़ती है, तो इनके मालिक इनको दोबारा बुलाते हैं
कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी नौकरी में सुरक्षा नहीं है। अगर ये कारीगर अपनी तनख्वाह मांगते हैं, परिस्थितियों की कंप्लेंट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कहाँ काम करेंगे, इतनी गर्मी है, इतनी उमस है, कुछ करिए, खाने पीने का ठीक से इंतज़ाम नहीं है, ठीक से लाइटिंग नहीं है, अगर ये शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। सीधा बात है, निकाल दिया जाता है। यानी कि नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। बुरा व्यवहार किया जा सकता है। अगर बुरा व्यवहार इनके साथ किया गया तो ये किसको बोलेंगे? किसी को नहीं बोल सकती है, क्योंकि इनको नौकरी करनी है। इसके अलावा एक और चीज समझिएगा कि जैसे बिजली से चलने वाले जो करघे हैं, ये जो बिजली से काम करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, दिन रात काम चलता रहता है। तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 24 घंटे होते हैं, तो 12-12 पाली, 2 पाली में ये बांट लेते हैं मजदूर। अब इसमें 8 घंटे का काम से ज़्यादा लेबर लॉज में नहीं है, 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। लेकिन 8 घंटे से अगर ज़्यादा काम होता है तो उसका पैसा भी नहीं मिलता। लेकिन ये 8 घंटे से ज़्यादा ही काम करते हैं मजदूर। आप देखिए ये सिचुएशन इनकी ऐसी है। आगे बात बढ़ती है दफ्तर की। होता यह है कि ये सब बात हो गई, निर्मला तक की होगी। अब हम दोनों नायिकाओं की, जिसमें हमारी मेन नायिका है, वो उनकी एक मौसी है। इन मौसी के पास ये जाती हैं, इन मौसी को फ़ोन करती है, तो मौसी कहती है इतने इतने बजे तक, शाम के 5:30 बजे तक आ जाओ भाई। तो 5:30 बजे तक इनको पहुंचना है। तो दोनों महिलाएं क्या करती हैं, सीधा ऑटो रिक्शा लेती हैं और समय से पहुंचने के लिए वो निकल जाती हैं। और वो जब दफ्तर पहुंचती हैं अपने मौसी, ये इनकी मौसी हैं, जब ये पहुंचती है तो ये देखती है कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मतलब जहाँ काम करती है उसके आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कार पार्किंग है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और जो मौसी हैं ये बिस्किट, CUIT, ये बिस्किट की कंपनी में मैनेजर है। क्या है ये? मैनेजर है, मैनेजर प्रबंधक के पद पे है। और जो बिस्किट है वो तो बाहर एक फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जब वो आता है तो उसको विक्रय करना होता है, यानी उसको सेल करना होता है। तो ये जो सेल्समैन है उनकी सुपरवाइजर हैं, इन विक्रेताओं सेल्समैन का निरीक्षण करती हैं ये इनकी मौसी। अब मौसी क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, तो मौसी ने क्या किया है, शहर को ऐसे 6 भाग में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 7 हो गए क्या? चलिए 6 मान लीजिए इसको, 6 हो गए। 6 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अभी जो 6 भाग डिवाइड हो गए, इसमें हर एक में इन्होंने एक सेल्समैन छोड़ रखा है। वो सेल्समैन का काम है कि इस इलाके को लेना और यहाँ पर इसकी बिस्किट की बिक्री करना, यानी बेसिकली मार्केटिंग एंड सेल का काम है। अब ये हर एक आदमी को देखती हैं, उससे बात करती हैं और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद चर्चा करती हैं। अगर उसको कोई समस्या है, देर रात तक इन्हें काम करना पड़ता है मौसी को, यात्राएं भी करनी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि इनकी सैलरी, इनकी तनख्वाह नियमित है, इनको प्रॉपर तनख्वाह मिलती है और ये स्थायी हैं, यानी ये परमानेंट कर्मचारी हैं। शी इज परमानेंट, इनको निकाला नहीं जा सकता, निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्योंकि स्थायी हैं, परमानेंट है, अच्छी कंपनी में काम करती हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बहुत सारे फायदे हैं। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बहुत आराम ही आराम है, फायदे ही फायदे हैं। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में अब NPS है तो पेंशन की व्यवस्था तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। लेकिन अगर आप अच्छी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं तो वहां पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा फायदे हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट में अच्छी कंपनी में अगर जाएंगे तो वहां पर भी सारे वो फायदे हैं जो सरकारी कंपनियों में है। तो पहली चीज़ तो इनको बुढ़ापे के लिए बचत मिलती है, एक भविष्य निधि जिसे हम PPF कहते हैं या प्रोविडेंट फंड कहते हैं। यहाँ पर इनका एक पैसा डाला जाता है और उसके बाद जो ये बचत करती हैं उसका पैसा इन्होंने, जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगी, जब ये रिटायर हो जाएंगी, तो पैसा उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा या उनके आगे के फायदे के लिए दिया जाएगा। इतवार और बाकी, बल्कि सैटरडे संडे और बाकी जो राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं उनमें इनको छुट्टी मिलती है। ऐसा नहीं कि इनको एक्स्ट्रा काम करना होता है, जितना काम जरूरत है, जितना लॉज में है उतना ही करना होता है इनको। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, अगर ये बीमार हो जाती हैं, इनके परिवार में जो इनके आश्रित हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं तो ये कंपनी बहुत हद तक इनका खर्चा उठाती है। तबीयत खराब होने पर इनको छुट्टी मिलती है क्योंकि इनको बाकायदा CL और EL करके छुट्टियां मिलती हैं। तो यहां पर मैंने 2 आपको चीजें बताई। एक हमने निर्मला का एग्जाम्पल लिया, एक हमने लिया उनकी मौसी का एग्जाम्पल। निर्मला का देखा आपने, वो अस्थाई हैं, उनको पूरी नौकरी नहीं मिल पाती है, पूरी जॉब नहीं मिल पाती है, पूरी सैलरी नहीं मिल पाती है, काम की कंडीशंस भी थोड़ी सी अलग हैं। लेकिन मौसी के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, ये अच्छी जगह काम करती हैं और ये नियमित है। तो ये डिफरेंसेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, हर एक क्षेत्र में है। मैं आपको बताऊंगा कि महानगरों में ये
कॉल सेंटरों का काम बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम चीज़ें खरीद लेते हैं तो उसका सेल, आफ्टर सेल अगर उसमें कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो कॉल सेंटर पे आप फ़ोन करते हैं। तो कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरी पाते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं और कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगा के बैठे होते हैं। ये काम बड़ा फल फूल गया है। इसके अलावा बाहर की कंपनियां, विदेशी की कंपनियों ने भी अपने कॉल सेंटर इंडिया में बना लिए हैं, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो अंग्रेजी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब आकर्षण का केंद्र हैं। इसलिए अब आप देखेंगे जो बैंगलोर पहले मेट्रो सिटी नहीं था, हैदराबाद अब मेट्रो सिटी नहीं था, आज ये इतने बड़े बड़े सिटी इसलिए बन गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईटी का बूम हुआ है, आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज़ों का बूम हुआ है। मैं थोड़ा एक शॉर्ट में बताता चलूं कि शहर कभी सोता नहीं है। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा, बल्कि इसको मैं बढ़ा दूंगा आगे, सड़क विक्रेता इससे भी ज़्यादा है। फेरी वालों पर हमारे पास पहले प्रतिबंध था, लेकिन अब उनके लिए अलग से जगह बना दी गई है जहां वो माल बेच सकते हैं, स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। समाज का हिस्सा उन्हें बनाया गया है क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। इसके अलावा काम के 2 प्रकार मैंने बताया आपके, अस्थाई और स्थाई। अस्थाई या अनुबंध कर्मचारी, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, समय से ज़्यादा काम करते हैं, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है, पाली में काम करते हैं यानी शिफ्ट में काम करते हैं और प्रगति पर नज़र रखते हैं। स्थायी कर्मचारी जब वो बूढ़े हो जाते हैं या छुट्टियां का समय होता है या फिर चिकित्सा सुविधाएं, ये सब उनको मिलती है, इनको कुछ नहीं मिलता है। ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।